करते थे कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ाद कराने के लिए कई सारे आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में जिन लोगों ने हिस्सा लिए वो क्रांतिकारी हुए, और उन आंदोलनों को दबाया जिसने वो दमनकारी सरकार हुई। स्कूल से और जब किताबों से बाहर देखा तो वही दृश्य आज भी दिख रहा है। क्रांतिकारी आजकल के छात्र हैं और दमन करने का काम सरकार कर ही रही है। आप यूं समझिए कि भारत के किसी भी राज्य की ऐसी कोई सड़कें नहीं हैं जहां छात्र अपने अधिकार के लिए धरना न दे रहे हों, और भारत की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इन छात्रों के ऊपर लाठियां ना बरसा रही हों। हर बार की तरह इस बार एसएससी स्कैम को लेकर छात्र सड़क पर आए हैं। ऐसा लग रहा है यह देश अब कुत्ते की पूंछ जैसा हो गया है। कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, ना छात्र सुधर रहे हैं ना सरकार। ना छात्रों को यह बात समझ में आ रही है कि कितने भी आंदोलन कर लो, लाठियां खा लो, सरकार को सुनाई नहीं देगा। ना सरकार इस एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म करना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो आय का स्रोत है वो कहीं ना कहीं इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम से भी आता होगा। शायद इस एजुकेशन सिस्टम को रफू कर दिया जाए, मरम्मत कर दी जाए, तो कहीं उनके आय का स्रोत ना रुक जाए। जितने भी ऊपर भ्रष्ट मंत्री नेता बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस सड़े हुए सिस्टम से जो टपकता है वो उन तक पहुंचता होगा। तभी तो इस प्रकार के सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम में किसी प्रकार का रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो कि हर बार एजुकेशन के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े। किसी भी राज्य को उठाकर देख लो और किसी भी पार्टी की सरकार को देख लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो छात्र सड़क पर धरना दे रहे हैं, कभी कभी सरकार उनकी बात शायद इसलिए भी नहीं सुनती कि सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें शायद कलर ब्लाइंड है। देखो यहाँ पर छात्र जो झंडा लेके जा रहे हैं, ये है तो भारत का झंडा, लेकिन शायद उन्हें नाइजीरिया का दिखता होगा। उन्हें लगता ही नहीं कि हमारे भारत के युवा हैं, देश का भविष्य है, वो सड़क पर धरना दे रहा है। पढ़ाई करने की उम्र में उसे धरना देना पड़ रहा है। किस बात के लिए? जायज़ मांग के लिए। जायज़ मांग क्या है? कि जो भी एग्ज़ाम हो वो पारदर्शी तरीके से हो। यहाँ तो नीट का एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, और उससे बड़ी विडंबना, शिक्षा मंत्री आके सरेआम ये कह देते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। मतलब ऑफिस में बैठे हैं एसी वाले, उस एसी वाले ऑफिस में बैठकर 1 घंटे में उन्होंने घोषणा कर दी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ना कोई जांच हुई। ऐसा लग रहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री खुद ही कोर्ट हैं। उन्होंने वर्डिक्ट सुना दिया है जिल्लेलाई की तरह, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पूरे भारत देश को मानना पड़ेगा। अगर ऐसे देश चलेगा तो समस्याएं इसी प्रकार से रोड पर दिखेंगी, और यह समस्या तब और विकराल हो जाती है जब इन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के विचार ही आपस में ना मिलें। आप सब जानते हो कि जो दिल्ली है वो एसएससी का गढ़ है। एक से एक धुरंधर टीचर दिल्ली में है एसएससी के लिए। उसमें से 2 अध्यापक जो गणित पढ़ाते हैं, इस एसएससी स्कैम को लेकर अलग मत रख रहे हैं। और केवल मत ही अलग नहीं रख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आप खुद देखिए। एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी से पहुंचे। सीजीएल में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगा के 120 नंबर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही वाहियात और डीमोटिवेट करने वाला बयान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो ठेका लिया है ना एसएससी को बचाने का है, और एक एमटीएस लगाने का खुद का। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही प्रतिष्ठित टीचर हैं। बच्चों ने इनको इतना प्यार दिया है तभी ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। पर मैं इन शिक्षकों से बस इतना कहूँगा कि जब छात्र अपने हित के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो कम से कम आपको अपने विचार एक साथ मंच पर शेयर करने चाहिए, जिससे कि छात्रों में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। आपके जो व्यक्तिगत समस्या है उनको आप व्यक्तिगत जीवन में रहने दें। प्रोफेशनली आके आप इस प्रकार से ऑनलाइन स्टेज पर बोलते हैं, बच्चों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। राकेश यादव सर हैं, नीतू मैम हैं, ये एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मानी जाती हैं, और भी 2-4 टीचर हैं जो पढ़ाते हैं एसएससी के लिए। तो समस्याएं ये हैं और भविष्य में समस्याएं ये बनी रहेंगी अगर हमने इसका जल्द से जल्द समाधान नहीं किया तो जब पेपर लीक जैसे प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को हमारे शिक्षा मंत्री दिन दहाड़े डकारने की क्षमता रखते हैं, तो फिर एसएससी में हुए नॉर्मलाइजेशन स्कैम को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कोई स्कैम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक पद्धति है जो अपने आप में स्कैम नहीं है, पर इसका जो परिणाम है वो स्कैम के तौर पर निकल के सामने आता है। बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ रही है, और दूसरा बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अगर पूछा जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं, और शुक्र है कि हम भारत के किसी मंत्री से बात नहीं पूछ रहे हैं।
क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन कर दें। और जिस प्रकार से भारत में मंत्रियों का चुनाव हो रहा है, अगर उनसे पूछ भी दिया जाए कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, कैसे सिलेक्ट कर लेते हो कि किसको कम नंबर मिलेंगे किसको ज्यादा, तो शायद उनका ये जवाब हो कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है आधा पादा किसने पादा, तुम्हें ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। यही चल रहा है इस देश में, चाहे सोसाइटी हो चाहे पॉलिटिक्स हो। योग्य व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन करके लोगों को ऊपर लाया जा रहा है। पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है ये नहीं बताया जाएगा, तुमको कितने नंबर दिए ये नहीं बताया जाएगा। अभी जो एसएससी का रिजल्ट आया फाइनल, उसमें इंडिविजुअल नंबर बांटे गए, पब्लिक नंबर नहीं किए गए। ये नोटिस है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डाल के जो वेबसाइट पे मार्क्स देख सकते हैं, उसके बाद ये मार्क्स हटा लिए जाएंगे। ये जो है नोटिस अभी आ गया है। लेकिन मेरे भाई एसएससी से जो हमारी डिमांड थी कि हर बच्चे के मार्क्स पब्लिक होने चाहिए, रॉ मार्क्स भी और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मार्क्स। एसएससी के इतने कान पे चिल्लाने के बाद भी कि एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी ने मार्क्स पब्लिक नहीं करे और इंडिविजुअल सबके मुंह पे फेंक के मार्क्स मार दिए कि लो भाई ये मार्क्स है तुम्हारे, ताकि पता ही ना चले कि एसएससी में झोल क्या हुआ था। आप बताइए कितनी बड़ी बात थी अगर एसएससी मार्क्स पब्लिक कर देती। हम सब टीचर से लेके स्टूडेंट विद्यार्थी सब चिल्ला रहे थे। 3 इडियट मूवी बना रहे हो क्या कि सबको घर जाके तुम नंबर बांट रहे हो? अरे चुकरिया में गुड़ फोड़ोगे तो पता तो चलेगा ना। स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। नंबर सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए एसएससी के, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अयोग्य लोगों को सिस्टम में लेना था, और ऊपर जो हायरार्की बनी हुई है पॉलिटिक्स में वो भी अयोग्यों की है। तो अयोग्य की बात अयोग्य सुन सकता है। अगर अधिकारी पढ़ा लिखा पहुंच गया, समझदार पहुंच गया, जवान लड़ाने वाला पहुंच गया, तो जिन नेताओं ने अपनी पुश्तों को ऊपर बैठाया है वो कैसे राज करेंगे? वो राज तभी कर सकते हैं जब ऐसे लोगों को अंदर एंटर करवाया जाए जो उतने योग्य नहीं है, आवाज उठाने की क्षमता ना रखें, एक हड़पी दे तो चुप हो जाएं, क्योंकि उनको मालूम है लूप होल से अंदर आए हैं, फाइल खुल गई तो बाहर हो जाएंगे। इस देश को जरा ध्यान से देखो, पूरा देश नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। आधा पादा किसने पादा, तुम होगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश उठाकर देख लो, राजस्थान उठाकर देख लो, छत्तीसगढ़ उठाकर देख लो, आधा पादा किसने पादा, तुम होगे मुख्यमंत्री। ऐसे ही आधा पादा किसने पादा, तुम्हें नंबर दिए जाएंगे ज्यादा। ये है नॉर्मलाइजेशन, जिसको मन हो उसको दे दो। जेल प्रहरी का भी रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश में। एक लड़का है जिसने टॉप किया, जिसका नाम राजा है, नाम ही राजा है भाई का। 100 में से 101 नंबर आए हैं। कौन साला गणित का इतना बड़ा विद्वान है जो 100 में से 101 नंबर दे रहा है? और ये कौन सी प्रणाली है, किस प्रणाली के तहत ये चयन हो रहा है? भाई हर चीज को सार्वजनिक करने का कर्तव्य होना चाहिए ना सरकारों का। बर्बाद करके रख दिया है एजुकेशन सिस्टम को। और भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक विडंबना अलग ही है। पहले हम गरीब देश हुआ करते थे, तो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। जब भारत गरीब देश था तो सबको फ्री में शिक्षा मिली, फ्री में स्वास्थ्य मिला, फ्री में टीका लगा। अब देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का होने वाला है, तो स्वास्थ्य भी महंगा हो रहा है, शिक्षा भी महंगी हो रही है, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में भी लगना पड़ रहा है। तो हम अमीर हो कहां रहे हैं, समृद्ध भारत जा कहां रहा है? और एजुकेशन की तो ऐसी तूती बजी हुई है भारत में, जैसे मेरी बच्ची यूकेजी में है, सरकारी स्कूल में ले गए तो माड़ साहब ही गायब थे, स्कूल में ताला लगा है। और प्राइवेट स्कूल में ले गए तो यूकेजी वाले बच्चे की फीस 1,60,000, और बस का आने जाने का किराया अलग, और ड्रेस का पैसा अलग, किताब का पैसा अलग। तो मैंने एक दिन गणित लगाया कि मेरी बच्ची यूकेजी में 1.5 लाख, इस प्रकार से कक्षा 12वीं तक जाएगी तो 30-35 लाख रुपए, हायर एजुकेशन करेगी 40-50 लाख रुपए। और जब मेरी बच्ची को अगर नौकरी चाहिए होगी तो फिर वो इसी प्रकार से रोड पर जाकर धरने देगी, तो मेरे तो 50 लाख रुपए डूब जाएंगे। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अपनी बच्ची को पढ़ाना ही नहीं है मुझे। ये 50 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, चाय की दुकान खुलवाऊंगा, पकौड़े की दुकान खुलवाऊंगा, बड़ा पाव की दुकान खुलवाऊंगा, यूट्यूब क्रिएटर बनाऊंगा, गाली देना सिखाऊंगा, दारू के ठेके खुलवाऊंगा। यही है भविष्य। अगर तुम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो इस उद्देश्य से कि भविष्य में बच्चों को एक फेयर कंपटीशन मिलेगा, बच्चा तुम्हारा आगे जाएगा, तो तुम गलती कर रहे हो। इस देश में बच्चे केवल उन्हीं के आगे जाएंगे जो पहले से आगे खड़े हुए हैं, और पहले से वो आगे खड़े हुए हैं जिनको हमने धक्का देके आगे पहुंचाया है।
जिनको हमने चुनकर आगे पहुंचाया है। तुमको क्या लग रहा है कि राजनेता के लड़के भारत में पढ़ते हैं? सब विदेश के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सड़ा हुआ है। तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, बच्चा 12th के बाद कोई काम का नहीं है, क्रिएटिविटी है नहीं है, इंडस्ट्री डाल नहीं सकता। स्टार्टअप थोड़े बहुत चल रहे हैं, वो भी राम भरोसे चल रहे हैं आईटी सेक्टर में। एजुकेशन के अलावा जोमेटो स्विगी खाना खिलाने के अलावा दूसरा कोई बड़ा स्टार्टअप बता दो भारत में अगर चल रहा हो तो। इंडस्ट्री के धरातल पर है, रोजगार की व्यवस्थाएं हो नहीं रही हैं। हम लोग व्यस्त हैं डेटा देखने में, मोबाइल देखने में, तो हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली यह डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। प्रचंड बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी आज केवल गांव में नहीं शहरों में भी देखने को मिल रही है। दिमाग में डाल दिया गया कि हम बहुत व्यस्त हैं, दिमाग में डाल दिया गया कि हम संरक्षक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जानबूझकर एक इकोसिस्टम बना रहा है। नहीं तो सोचकर देखो यार, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है? सोचकर देखो कि समय पर रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता। सोचकर देखो पेपर लीक हो रहे तो सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो सरकार से ये पूछना चाहिए, जब तुम पेपर लीक का नहीं पता लगा पा रहे हो तो तुम पे भरोसा कैसे करेंगे तुम्हारे हाथों में देश सुरक्षित है? काहे के लिए रॉ आईबी इन पर पैसा फालतू का बर्बाद हो रहा है? क्योंकि जानते हैं पेपर लीक जब होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा बढ़ता है, और इसमें नीचे से लेके ऊपर तक सब हकदार हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, सब आराम की खा रहे हैं और उसका भुगतान आपके और हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है। और अगर मांग करोगे तो आवाज बंद करा दी जाएगी। कम बुद्धि हो तो तुमको रेलियो में लगा दिया जाएगा। ज्यादा भड़क रहे हो तो धर्म का आड़ ले लिया जाएगा। इस देश में धर्म खतरे में है, जाति खतरे में है। हकीकत यह है कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, बाकी तो सब सुरक्षित है। सदियों से सुरक्षित होता हुआ आया है, वर्तमान में भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। धर्म वो सूरज की तरह है जो कभी नहीं डूबेगा, रोज डूबता है रोज निकलता है, रोज डूबता है रोज। मेरे हिसाब से ये जो फ्रॉड हो रहे हैं भारत में, इनको अब रोका नहीं जा सकता और इनके खिलाफ आवाज उठाना ये मूर्खता है। और भारत में अगर इन फ्रॉडों के लिए, हक के लिए आवाज उठानी है तो केवल अब आवाज उठाने से काम, आवाज के साथ बहुत कुछ उठाना पड़ेगा। खैर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, उनके यहाँ धरना देने जा रहे हैं छात्र, मैं भी जाऊंगा। दुर्भाग्य देखो कि शिक्षकों को, छात्रों को पढ़ाई का काम छोड़कर धरने पर जाना पड़ता है इस बात के लिए कि भाई वैकेंसी निकालो, भाई रिजल्ट निकालो, भाई मेरी कॉपी चेक करा दो, भाई पेपर लीक ना हो, भाई नॉर्मलाइजेशन ना हो। नपुंसक बना के रख दिया है देशवासी। जागो, समय है, ये हमारे अधिकार हैं, अपने अधिकारों की मांग करो, लेकिन लोक व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो। सांसद विधायक रहते हैं ना, 20-25 लोग इकट्ठा होकर जाओगे, महाराज हमने आपको जिताया, आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में आवाज उठाइए कि महाराज एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। तो जिन जिन के लड़के विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके कोई भी पापा, यानी कोई भी सांसद, चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधायक, उनके सबके लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं। कोई नहीं चाह रहा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया तुम समझदार हो जाओगे, एजुकेशन सिस्टम हो गया तुम